कि भारत एक विचित्र परिस्थिति में से गुजर रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत कठिन परिस्थिति है, लेकिन हाँ, ये बात ठीक है, एक संक्रमण काल है, ट्रांजिशनल फेज है। और इसलिए आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व कुछ हमारे स्वयंसेवक जो भिन्न भिन्न आर्थिक जगत के संगठनों में काम करते हैं, वो बैठे थे और देश के लिए कौन सी ऐसी समस्या है जो देश को परेशान करती है, आवश्यक है उसको सुधारना। तो मिलकर के निर्णय हुआ कि सभी लोग मिलकर कैसे रोजगार के साधन बढ़ा सकते हैं, इस ओर काम करें। 1 वर्ष तो कोरोना में ही बीत गया, लेकिन काम चलता रहा और लगभग 2 वर्ष आते आते जो 6-7 संगठन जो हमारे स्वयंसेवक जहाँ काम करते हैं, वे फिर 10-12 संगठन और जुड़े, ऐसे लगभग 18-20 संगठन हो गए। जब काम आगे बढ़ा तो देश भर में से बहुत से लोग और संस्थाएं आती चली गईं। तो धीरे धीरे एक ऐसा वातावरण बना कि देश में हम लोग मिलकर यदि लग जाएंगे, जुट जाएंगे, तो रोजगार के नए नए आयाम हम खड़े कर सकते हैं। सफलता भी मिल रही है, काम आगे बढ़ रहा है, जिले जिले में रोजगार सृजन के केंद्र बन रहे हैं, जहां पर वहां की परिस्थितियों के अनुकूल, जैसा कि श्रीमान बेम्बू जी ने बताया, हर जिले की परिस्थितियां भिन्न हैं। उन परिस्थितियों में वहां जो है उस अनुकूलता के लाभ को लेकर, वहां की भूमि है, वहां की परंपरा है, वहां की संस्कृति है, वहां का टैलेंट है, वहां का स्किल है, वहाँ की कुछ एक्सपर्टाइज है, वहाँ का रॉ मटेरियल है, इस सब में वहाँ कैसे रोजगार हम उपलब्ध करा सकते हैं। इसलिए हर जिले में एक अच्छा रोजगार सृजन का केंद्र खड़ा हो जाए, इस ओर अच्छे प्रयास चल रहे हैं। और हमको लगता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष के अंदर बहुत प्रभावी रूप से यह जो काम चला है, एक जन अभियान जैसा निश्चित रूप से हो जाएगा। जैसा सतीश जी ने कहा कि हम जब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा 75 वर्ष पीछे देखें, तो मेरा मानना है कि हम 75 वर्ष पीछे क्यों देखें भाई? हमारा देश 75 वर्ष पुराना नहीं है, हमारा देश तो कई हजार वर्ष पुराना है। तीन 3000 वर्ष पूर्व जो वर्ल्ड इकोनॉमी में दुनिया में नंबर 1 जो देश था, और ये हम लोग नहीं कहते, विदेश के लोग ही कहते हैं, भारत के अर्थशास्त्रियों ने वो लिखा ऐसा नहीं, दुनिया के जो जाने माने लोग हैं उन्होंने जो लिख करके रखा है, वो अपने को देखना, तो हम कौन थे, क्या थे, हम कैसे थे। भारत के बारे में 2 बातें बड़ी प्रसिद्ध हो जाती हैं। नंबर 1, भारत थोड़ा स्पिरिचुअल देश है, और नंबर 2, भारत जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है। ये दोनों ही जो बातें हैं, ये हाफ ट्रूथ है, आधा सत्य है। रोम के दरबार में वहां पर 2 बड़े इतिहासकार हो गए, एक का नाम था प्लिनी और एक का नाम था स्ट्रैबो। दोनों ये इतिहासकार ये लिखते हैं कि रोम आज परेशानी में है। क्यों? क्योंकि भारत से इतना बड़ा सामान इंपोर्ट हम करते हैं कि रोम का जो स्वर्ण मुद्रा है, जो उनका जो गोल्ड कॉइन है, स्टर्सिस उसका नाम है, करोड़ों की संख्या में हम भारत भेज देते हैं। रोम क्या इंपोर्ट कर रहा था उन दोनों भारत से? ग्रीक क्या इंपोर्ट कर रहा था? मिस्र, पर्सिया, जो उन दोनों दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज थे, वे भारत से क्या इंपोर्ट कर रहे थे? तो आपको आश्चर्य होगा, भारत दुनिया के देशों में सब चीज एक्सपोर्ट करता था।
ज्वेलरी के आइटम्स हम एक्सपोर्ट करते थे, मेडिसिन्स, परफ्यूम्स हम एक्सपोर्ट करते थे, दुनिया के बेस्ट स्वॉर्ड्स, तलवार, वो हम एक्सपोर्ट करते थे, आइवरी आइटम्स है, स्पाइसेस है, और बड़े बड़े शिप्स है, भारत एक्सपोर्ट करता था। ईच एंड एवरीथिंग जो कंज्यूम होती है दैट वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, बट सिल्वर एंड गोल्ड। भारत केवल चांदी और सोना एक्सपोर्ट नहीं करता था, चांदी और सोना भारत बाहर से मंगाता था, और बाहर से आने वाले जहाज जो आते थे भारत में वापस, वो खाली आते थे। दुनिया के किसी देश के पास भारत को कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए सामान नहीं था। बट दिस वाज द कंडीशन ऑफ इंडिया 1000 years BC। भारत सिल्क के कपड़े एक्सपोर्ट करता था, भारत सूती कपड़े एक्सपोर्ट करता था, भारत कारपेट एक्सपोर्ट करता था, वूलन शॉल भारत एक्सपोर्ट करता था। भारत केवल आध्यात्मिक देश था, भारत केवल एग्रीकल्चर कंट्री था, ऐसा नहीं था। यह था, यह भी था, और इसके कारण से वर्ल्ड इकोनॉमी में शेयर था भारत का 33-34% तक था, और 18th सेंचुरी तक भी भारत का वर्ल्ड इकोनॉमी में शेयर जो था वो दैट वाज 24%। हम तो पीछे देखे, 75 साल क्यों देखे, हम 2000 साल 3000 साल पीछे देखे ना। भारत के गांव गांव में इंडस्ट्री थी, भारत के गांव गांव में सिल्क का कपड़ा, वूलन कपड़ा, सूती कपड़ा, कारपेट ये बनता था। भारत के गांव गांव में डिस्टिलेशन प्लांट थे जहां भारत परफ्यूम्स को डिस्टिल करके वर्ल्ड मार्केट में भेजता था। क्या आपने दुनिया का कोई देश सुना है जो परफ्यूम एक्सपोर्ट करता हो? कोई देश नहीं है दुनिया का जो परफ्यूम एक्सपोर्ट करता हो। जो परफ्यूम एक्सपोर्ट आज होता है दुनिया के देशों से, वो सिंथेटिक है, ध्यान रखिए आप। केवल और केवल भारत जो है ऑर्गेनिक परफ्यूम का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर तब भी था, और इवन टुडे भारत दुनिया का सबसे बड़ा परफ्यूम का एक्सपोर्टर आज भी है। जो ओरिजिनल ऑर्गेनिक परफ्यूम है वो मैं बता रहा हूं, सिंथेटिक परफ्यूम नहीं। गांव गांव के अंदर छोटे छोटे कारखाने थे, और भारत के लोग समय पर एग्रीकल्चर भी करते थे और समय मिलने पर कपड़ा भी बुनते थे। दुनिया के 30% लोगों को भारत कपड़ा पहनने को देता था। भारत केवल एग्रीकल्चर कंट्री नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य जब भारत स्वतंत्र हुआ तो वर्ल्ड इकोनॉमी में इसका शेयर दैट वाज ओनली 2%। जो भारत 400 साल पहले 80% लिटरेट था, 400 साल पहले बता रहा हूं मैं आपको, वो भारत की लिटरेसी 1951 में केवल 12% रह गई, और 1901 में 4% थी केवल। भारत गरीब देश हो गया, भारत जो है वो निरक्षर देश में बदल दिया गया। जो बड़ा एक्सपोर्टर था वो धन धान्य से पूर्ण था। 1951 आते आते भारत में गेहूं का उत्पादन हमारी खपत का आधार है। हम आधा गेहूं बाहर से मंगाते थे, मालूम है? 1.5 करोड़ टन जो व्हीट है इंडिया प्रोड्यूस करता था, और सेम अमाउंट वी वर इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। हर 10 मिनट में एक शिप भारत के दरवाजे पे आके लगता था, और तब भारत का पेट भरता था फ्रॉम शिप टू माउथ। दुनिया में भारत का मजाक था, ये सच बात है। ये भारत की जो कंडीशन बना दी गई वो उसके जिम्मेदार कौन थे? वो ब्रिटिशर्स भी थे, ध्यान रखिए। लेकिन एक 75 वर्ष की दूसरी तस्वीर हमारे सामने आती है, वो हम देखें जरा। भारत जो 1.5 करोड़ टन व्हीट प्रोड्यूस करता था, आज भारत 11.5 करोड़ टन व्हीट प्रोड्यूस करता है, और 3 करोड़ टन एक्स्ट्रा हम प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी खपत से ज्यादा है। हमारी रिक्वायरमेंट किसने पैदा किया? जो चर्चिल साहब कहते थे भारत भूख से मर जाएगा, वो उन्होंने कल 40 करोड़ की आबादी और पूरा ब्रिटेन अमेरिका ये कहते थे भारत जो है ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये अपने लोगों को खाना नहीं खिला सकता। आज भारत दुनिया के गरीब देशों को मुफ्त में गेहूं देता है।
ये किसने पैदा किया? भारत दुनिया के देशों को आज चावल देता है। भारत क्योंकि सरप्लस चावल पैदा करता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क का प्रोड्यूसर है आज। 1950 में पर कैपिटा मिल्क का कंजम्पशन केवल 150 ml था भारत में पर डे। आज भारत में 475 ml पर कैपिटा पर डे कंजम्पशन है दूध का। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क का प्रोड्यूसर हो गया। भारत में 1000 डॉक्टर हर साल बनते थे 1950 में। आज 98,000 सीट्स है एमबीबीएस का, ध्यान रखिए। दुनिया का कोई बड़ा हॉस्पिटल भारत के डॉक्टर्स के बिना नहीं चल सकता। दुनिया की कोई बड़ी कंपनी भारत के इंजीनियर्स के बिना नहीं चल सकती, ये ध्यान रखिए। ये बड़ा परिवर्तन हम कर सकते हैं, ये सच बात है। आज इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में भारत बहुत आगे है, ये बात सच बात है। हम स्पेस में है, हम बहुत तरह के आइटम्स बना रहे हैं, ये आज बताने की बात नहीं है, लेकिन दुनिया इस बात को अब जान रही है। भारत 1947 से पहले का भारत अब नहीं है। देखिए, एक और तस्वीर है, एक और चित्र है, वो भी मन को दुख देता है। आज देश में 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोजगार ढूंढ रहे हैं। आने वाले वर्षों में ये संख्या 18 से 20 करोड़ होने वाली है। एक 5, 7, 8 वर्ष के अंदर हमको 10-15 करोड़ रोजगार चाहिए। लेकिन वो रोजगार चाहिए इतना ही नहीं है, रोजगार भारत की परिस्थिति के अनुसार चाहिए। अब कल्पना करिए, बिहार का बच्चा बंबई में रोजगार पाता है, स्लम्स में रहता है। तो अब आप वीडियो देख रहे थे, वो पहले जो चित्र थे वो बंबई के स्लम्स के चित्र है। उसकी संस्कृति का क्या होता है, उसके परिवार का क्या होता है, उसकी सामाजिकता का क्या होता है, उसके व्यक्तिगत जीवन का क्या स्तर रहता है, उसका भोजन, उसका परिवार, उसका समाज, उसका संस्कार, उसके तीज त्योहार सब नष्ट हो जाते हैं। वो 15,000 रुपया कमाने के लिए बंबई, पूना, बेंगलोर, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव वहां बेचारा ठोकर खाता है। ये मॉडल अपने देश को नहीं चाहिए। हमारे देश को हमारा मॉडल चाहिए। मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं कि भारत के पास दुनिया का फर्टाइलेस्ट लैंड है, और अभी भी जो है वो भारत का जमीन जो है कम से कम केमिकल के यूज में आया है। हाँ ठीक है, चाइना ने बहुत प्रोडक्शन लिया है अपने जमीन से पैडी का, लेकिन चाइना की जमीन बर्बाद होने को आ गई। भारत का जो अमृतसर से लेकर के कलकत्ता तक का मैदान है, लेकिन 3,500 किलोमीटर का, देखिए जमीन के अंदर भी पानी है। हमारे पास 6 ऋतुएं हैं, हमारी नदियों में पानी है, हमारी जमीन फर्टाइल है, हमारे पास उद्यमी गांव में लोग हैं। भारत दुनिया की सबसे अच्छी वेजिटेबल पैदा करता है। क्यों? भारत का क्लाइमेट है। ये सब्जियां दुनिया के सब देशों में पैदा नहीं हो सकती, ये पक्की बात है। लेकिन भारत दुनिया में सबसे कम वेजिटेबल्स का प्रोसेसिंग करता है। हमारे जो प्रोसेसिंग के प्लांट थे वो गोरखपुर, बलिया, देवरिया, नालंदा, मुंगेर में नहीं लगे। जहां सब्जी पैदा करने वाले लोग थे, नदियों में पानी था, जमीन के अंदर पानी था, हमारी ऋतुएं हमारी सब्जी के लायक थी, हमारी ऋतुएं फल के लायक थी, प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगे। क्यों नहीं लगे? क्योंकि हमने अपने जो साधन थे, जो हमारे पास संसाधन थे, उनके अनुसार अपने डेवलपमेंट का मॉडल तैयार नहीं किया। ये बात ठीक है, टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लेवल के इंजीनियर्स होने चाहिए, ये सच बात है। लेकिन हर एक बच्चा इंजीनियर तो नहीं बन सकता, हर एक बच्चा आईटी इंडस्ट्री में नहीं जा सकता। लेकिन आईटी इंडस्ट्री है, इंजीनियर्स है, ये लोग उस बच्चे के बारे में तो सोच सकते हैं जो उड़ीसा के गांव में रहता है। तो 20, 25, 30, 40 गांव के बीच में एक सेंटर डेवलप करना ही होगा। यूरोप और अमेरिका का मॉडल हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वहां पर 2 to 4% पॉपुलेशन है, वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। हमारे यहां मोर देन 60% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। यदि सारी पॉपुलेशन को हम शहर में ले आएंगे
तो शहर रहने के लायक भी नहीं बचेंगे और इनका जीवन भी रहने के लायक नहीं रहता। हम इनको शहर की सुविधा उस कस्बे में क्यों नहीं दे सकते? जो 30-40 गांव के बीच का एक सेंटर होगा, ये बड़े बड़े शहरों को सप्लाई देगा ना। वहां हम टेक्नोलॉजी भी देंगे, वहां विद्यालय भी देंगे, वहां अस्पताल भी देंगे, छोटे छोटे से इंडस्ट्री वहां लगा देंगे, उसको 15,000 का 20,000 का रोजगार वहीं मिल जाए। कलाम साहब ने इसके ऊपर बहुत आग्रह किया था, दीनदयाल जी ने भी इसी के ऊपर आग्रह किया था। लेकिन हम जो मॉडल लाए, या तो सोवियत रूस का ले आए, या अमेरिका का ले आए, या स्वीडन डेनमार्क का लाए, जहां केवल 2% आबादी वहां रूरल है, वो 98% आबादी शहर में ही रहती है। हमारा उलट था। और इसलिए रोजगार प्रोवाइड करते समय, ये पूरा ढांचा धीरे धीरे विकसित करते समय अपने को, अपने देश की आवश्यकताएं और अपने देश के जो रिसोर्सेस है वो ध्यान में रखना है। आज दुनिया को 20 लाख नर्सिंग स्टाफ तुरंत चाहिए। जो एजिंग पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, और एक नर्सिंग स्टाफ के लिए हाई स्कूल या 12th पास बालक पर्याप्त है। वो 1.5-2 साल का ट्रेनिंग लेता है और कहीं जाकर के उसको अच्छी नौकरी मिल जाती है। अपने को 20 लाख से ज्यादा ड्राइवर चाहिए। दुनिया के हर देश में ड्राइवर्स की डिमांड है, कौन देगा इनको? और ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो हमारे लिए वास्तव में एक एसेट्स हैं। और सतीश जी ने बताया, पॉपुलेशन कोई बर्डन नहीं है, हम इसको कैसे उपयोग में ले आते हैं, ये मुख्य बात है। और इसलिए भारत के स्वरूप को ध्यान में रखकर, भारत कितना बड़ा है, भारत की जमीन कैसी है, भारत में ऋतुएं कैसी हैं, यहाँ का एनवायरमेंट, क्लाइमेट कैसा है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मेडिसिनल प्लांट्स पैदा करने वाला देश हो सकता है, लेकिन नहीं है। आज हमारी क्लाइमेट में दुनिया का हर पौधा पैदा हो सकता है। जो एल्पाइन जोन्स है, जहां 7,000-8,000 के ऊपर वेजिटेशन है, वो हमारे पास है। माइनस में टेम्परेचर है, वो हमारे पास है। और 40-50 सेल्सियस वाला टेम्परेचर है, वो लैंड भी हमारे पास है। हर तरह का क्लाइमेट होने के कारण से भारत फ्लोरिकल्चर में दुनिया में नंबर 1 आ सकता है। भारत सीरीकल्चर में दुनिया में नंबर 1 आ सकता है। फिशरीज में नंबर 1 आ सकता है। हमारे समुद्र गर्म पानी के समुद्र है, हमारे कोल्ड वाटर सी नहीं है। हमारे पास मैक्सिमम फ्लोरा एंड फौना है, वो हमने एक्सप्लोर नहीं किया। हमने मॉडल उठाया, या तो रूस का था, या अमेरिका का था, या उन कंट्रीज का था जिनकी हमारे से कोई मेल मिलाप नहीं है। हमारी विषमताएं हैं, क्लाइमेट की विषमता है, लोगों के सोचने समझने में विषमता है, हमारे यहाँ की परिस्थितियां भिन्न हैं। आज आप देखिए, करोड़ों परिवारों में बूढ़े माँ बाप बैठे हैं, और बेटा छोटी सी नौकरी करने के लिए बाहर गया है। ये 80 साल के 85 साल के दुखी बूढ़े माँ बाप और 15,000-12,000 की नौकरी करने वाला जवान बेटा बंबई में या पूना में, बेंगलोर में बैठा है। ये इकोनॉमिक मॉडल हमारे देश के लिए वायबल नहीं है, अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं खड़ी करेगा। और इसलिए हमारे देश का भूगोल, हमारी ज्योग्राफी, हमारे देश का क्लाइमेट, हमारे देश की सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था, हमारे देश का जो कल्चरल हेरिटेज, इस सबको ध्यान में रखकर उस बालक के घर के निकट में ही रोजगार देने वाला मॉडल वही पर्याप्त होगा, वही आवश्यक होगा, और वही अपने को विकसित करना है। उस ओर हम आगे बढ़ें। और हमारा ये युवा उद्यमिता सम्मेलन और ये स्वावलंबी भारत जो अभियान है, इसका उद्देश्य ही यही है। हम बड़े बड़े शहर में लाकर रोजगार नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अपने आप शहर में जा रहा है बड़े में, वो जाए। हम प्रयत्न करके हर जिले में नहीं, हर ब्लॉक लेवल पर नहीं, और दूर जाकर
बालक 10-12 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से, स्कूटर से कर लेगा, अपने माँ बाप के पास रहे, वहाँ के सामाजिक जीवन में रहे, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति अच्छे से मनावे, छठ का त्योहार मनावे, वहीं थोड़ी सी कमाई करे, वहीं सुख है, प्रकृति का भी सुख है, समाज का भी सुख है। ऐसा इकोनॉमिक मॉडल यह विकसित करना है। इसके पीछे एक विचार है, इसके पीछे एक संस्कार है, इसके पीछे हजारों साल का आध्यात्मिक दर्शन भी है, केवल इकोनॉमी नहीं। उसको मंदिर में जाके थोड़ा देर भजन भी करना है, घंटा आध घंटा माता पिता का पैर भी दबाना है, माता पिता के साथ अपने बच्चों को रखकर बच्चों को कहानी भी सुनवानी है, समाज के सब लोगों के साथ मिलकर बैठकर उनके पारिवारिक उत्सवों में सम्मिलित भी होना है। किसी के घर शादी है, किसी के घर कोई मृत्यु हो गई, किसी के घर जन्म हुआ, किसी का नया मकान बना, किसी का बच्चा अच्छी डिग्री लेकर के गांव में आया, ये भी मनाना है। केवल कुछ आमदनी के लिए जाता है, उसका सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक जीवन ध्वस्त हो जाता है। आध्यात्मिक उन्नति की तो चर्चा कर ही नहीं सकते, छोड़ दीजिए आप। और इसलिए ऐसा मॉडल जहां आध्यात्मिक भाव भी हो, सांस्कृतिक दर्शन भी हो, सामाजिकता भी हो, परिवार की एकता हो, बच्चों का संस्कार हो और सबको पर्याप्त आवश्यक संसाधन भी घर में उपलब्ध हो जाए, ऐसा मॉडल विकसित करना है, यही अपेक्षा है। सबको नमस्कार।